नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर जो बच्चों के द्वारा स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत ज्यादा डिमांड किया जा रहा था कि सर यूपी पीसीएस 2024 के लिए सीसैट की रणनीति क्या होनी चाहिए और संप्रेषण या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल पर सर एक वीडियो बनाइए जिससे हम लोग को समझ में आए कि हम लोग कैसे इस पेपर को पास कर सकते हैं। सीसैट का पेपर आप सबको पता है दोस्तों, क्वालिफाइंग है। आपको 33% अंक अर्थात आपको 66 मार्क्स प्राप्त करने हैं। ठीक है, तो 66 मार्क्स आपको प्राप्त करने हैं दोस्तों, तभी आपकी याद रखिएगा जीएस का पेपर इवेलुएट होगा या कॉपी चेक होगा उसका और आप लोग मेंस दे पाएंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि सीसैट का एक बहुत बड़ा रोल है और पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है जब से ये पैटर्न लागू हुआ है तब से सीसैट में काफी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं, उनके जीएस की कॉपी नहीं चेक हो पाती, भले ही उनके जीएस में कितने भी नंबर क्यों ना हो। 120, 130, 140 नंबर वाले स्टूडेंट भी सीसैट क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये विगत वर्षों का इतिहास देखा जाए तो बहुत ही सीरियस मैटर है ये। और इस वीडियो को दोस्तों पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सीसैट की रणनीति क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि यूपी पीसीएस 2024 के लिए प्रगति बैच हमारे करियर विद आशुतोष ऐप पर चल रहा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसमें भारी डिस्काउंट है। 1499 पे ये बैच था और अब इस समय 999 में अवेलेबल है। आप सभी लोग जो लोग चाहते हैं कि अब रिवीजन को बहुत जल्दी जल्दी करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे रिवीजन करके अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल और एनवायरनमेंट को कवर करके, करंट अफेयर को कवर करके सिलेक्शन लिया जाए, तो उसके लिए दोस्तों आपके लिए ये बैच आपके लिए सबसे उपयुक्त है। जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं उनके लिए सिलेक्शन वाली टेस्ट सीरीज के नाम से ये टेस्ट सीरीज हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अब चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो पर। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है, 2023 का पेपर आपके सामने यहाँ पर डिस्कस, उसका प्रीवियस ईयर पेपर का 2023 के एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल के कितने क्वेश्चन आए हैं। तो संप्रेषण के दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन, कितने प्रश्न दोस्तों, तो टोटल 25 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी प्रश्न कम नहीं है दोस्तों। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीसैट एक वीडियो में समाप्त और संप्रेषण के प्रश्न इन 25 में से आराम से दोस्तों आप लोग 14 से 15 प्रश्न सही कर सकते हैं। और कैसे कर पाएंगे ये वीडियो पूरा देखने पर आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों देखिए 25 प्रश्न आपके हिंदी के हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में 5 क्वेश्चन, इंग्लिश ग्रामर के आपके 10 क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है सभी लोग, स्ट्रेटजी क्या होगी देखिए बताता हूँ आखिरी में। मैथ्स के 15 क्वेश्चन और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन जो है बढ़ा है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी रीजनिंग के जो प्रश्न है वो आराम से आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे क्वालिफाई किया जाए, तो हमें कितने प्रश्न तय करने हैं दोस्तों, तो 100 में से 33 प्रश्न हमें क्या करने हैं, नेगेटिव मार्किंग एडजस्ट करने के बाद सही होने चाहिए। तो 33 कहाँ से मिलेंगे, यहाँ मैं जोड़ लेता हूँ 15 क्वेश्चन, यहाँ मैथ्स में जोड़ देता हूँ दोस्तों कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। कितना हो गया दोस्तों, 15। इंग्लिश ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन मिला के 15 है, मैं यहाँ पर जोड़ लेता हूँ दोस्तों केवल 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 5 10 और 15 25 क्वेश्चन। 25 आपके यहीं से हो गए। इसके बाद आ जाइए 25 क्वेश्चन हिंदी के हैं। अब हिंदी में जोड़ लीजिए दोस्तों, आप सभी लोगों ने किसने गिरी हालत में भी पढ़ा होगा, बहुत अच्छी हिंदी नहीं भी होगी तो भी वो 15 क्वेश्चन आराम से क्या करेगा, सही कर लेगा। ठीक है, तो 40 प्रश्न दोस्तों आपके क्या हो गए, 40 प्रश्न तो इन्हीं सारे 4 सेक्शन से हो गए दोस्तों। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग मिला के। अब इसके बाद दोस्तों आपका क्या है, आपके पास संप्रेषण है। अब 40 क्वेश्चन है तो, लेकिन 40 क्वेश्चन है तो दोस्तों 40 में आपको टॉप से क्या है, बहुत ऊपर निकल चुके हैं। मैं नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद दोस्तों बता रहा हूँ, ये आपके 40 प्रश्न आप लोग आराम से सही कर पाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग मिला के। ठीक, तो उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है, बस इसी पर ज्यादा फोकस करिए। संप्रेषण में दोस्तों ये की रोल क्यों प्ले कर रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा गड़बड़ हुए, यहाँ पर थोड़ा सा आप गड़बड़ हो गए हिंदी में, इंग्लिश में, और या मान लीजिए मैथ्स बहुत डिफिकल्ट आ गई, तब फिर थोड़ा सा संकट उत्पन्न होता है छात्रों के ऊपर, जिसके कारण छात्र फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों राइट अप्रोच क्या है कि संप्रेषण के कम से कम 25 क्वेश्चन में से 14 से 15 क्वेश्चन ऐसे हों जो हम लोग क्या कर पाए, निकाल पाए, या 14-15 नहीं भी तो 10 क्वेश्चन मिनिमम हम लोग निकाल पाए। तो ये मान के चलिए कि 40 यहाँ तक था, तो टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे और जो क्या है वेल अबव द कट ऑफ है।
मान लीजिए 5 गलत भी हो गए, तो 5 गलत हो गए तो 2 और घटा लीजिए, 7 गलत हो गए, तो मान लीजिए कितना हो गया, 43 क्वेश्चन पे आप आते हैं और 43 क्वेश्चन पे अभी भी आपको टॉप से बहुत ऊपर है। ठीक है, तो यही स्ट्रेटजी रखिए, यहाँ पर 10 क्वेश्चन सही करने का कम मिनिमम प्रयास करिए। वैसे तो 14 से 15 आप लोग कर लेंगे, जो मैं आपको संप्रेषण बताने वाला हूँ। ठीक है, हिंदी में 15 आराम से कर लेंगे। ठीक है, 5 इंग्लिश में, 5 क्वेश्चन मैथ्स में और 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में, तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन हो गए। मान लीजिए 5 गलत हैं, तो टोटल नेगेटिव हटाने के बाद 43 क्वेश्चन आप सभी लोग दोस्तों किसी भी स्थिति में सही कर पाएंगे, इतना मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ, और यही राइट स्ट्रेटजी है सीसैट की, जो आप लोग को फॉलो करनी है। ठीक, तो अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग इस पर। मैंने 2023 का देखिए यूपी पीसीएस का पेपर आपके सामने यहाँ पे सीसैट का रखा है, द्वितीय प्रश्न पत्र है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। जिसको क्लियर ना दिख रहा हो 720 पिक्सल पे सेलेक्ट कर ले। ठीक है, और एकदम क्लियर आपको दिखेगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग आज केवल बात किसके बारे में करेंगे, आज हम लोग केवल संप्रेषण के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग केवल संप्रेषण के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे टोटल प्रश्न कितने आए संप्रेषण के। तो टोटल आपके 25 प्रश्न देखने को मिले। अब 25 प्रश्न देखने को मिले 2023 में संप्रेषण के, तो इसमें से हम लोग 10 से 15 प्रश्न देखिए कैसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस दिमाग शांत होना चाहिए हमारा, और अगर शांत दिमाग है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि 15 प्रश्न हम लोग सही करके आएंगे, और हम लोग सीसैट को जो है क्या है भारी संकट छात्रों के ऊपर है उसको क्लियर कर पाएंगे। अब हिंदी के प्रश्न को हम क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, हम केवल असंप्रेषण के प्रश्नों को बात करेंगे आज। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हिंदी, फिर रीजनिंग, मैथ्स और फिर इंग्लिश, ऐसे हम लोग एक एक वीडियो पे बात कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, सबसे पहले संप्रेषण के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर संप्रेषण मैं ओपन कर दे रहा हूँ आपके सामने, तो संप्रेषण ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने एक गोला बनाया हुआ है संप्रेषण के प्रश्नों पर। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। निम्नांक देख लेता हूँ, यहाँ पर कोई क्वेश्चन तो नहीं छूटा है, नहीं यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है, तो यहीं से दोस्तों संप्रेषण की शुरुआत है। निम्नांकित में से कौन सा एक समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। अब देखिए नहीं दिया है तो इसको फटाक से क्या करिए, गोला बना लीजिए पहले तो। ठीक है, तो कौन सा समस्या समाधान मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो कौन सी विधि नहीं है ये पूछा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए प्रयास एवं त्रुटि मतलब क्या है, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल हम ट्राई कर रहे हैं और एरर हो रहा है, तो ये तो विधि है, ये की जाती है। स्वतः शोध मतलब हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ रिसर्च कर रहे हैं, ये भी उपयोग में आती है। ठीक है, एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम मतलब क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके द्वारा कोई प्रोग्राम आपका रन करता है। तो जैसे यूट्यूब भी क्या करता है, यूट्यूब भी एल्गोरिथम पे ही काम करता है। ठीक है, तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, तो ये भी क्या समस्या समाधान की विधि ही है। ठीक है, तो बचा क्या, एक ही बचा, तो प्रकार्यात्मक स्थिरता। इसको अगर इंग्लिश में देखेंगे तो क्या बोलते हैं, फंक्शनल फिक्स्डनेस बोलते हैं। तो अगर हम कहीं पर भी देखिए प्रॉब्लम सॉल्व अगर कर रहे हैं, टीम में है हम और ऑर्गेनाइजेशन में है, तो आपके लिए अगर अब मेंटली क्या है, आपका दिमाग जो है क्या कार्यात्मक रूप से फिक्स्ड है, तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अगर ये आपको नहीं भी पता है तो बच क्या रहा है, यही तो एक विकल्प बच रहा है। तो आराम से देखिए एक प्रश्न सॉल्व हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए अभी देखेंगे, अंत में काउंट भी करेंगे कितने प्रश्न हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए पराभाषा या पैरा लैंग्वेज संबंधित है। पराभाषा या पैरा लैंग्वेज संबंधित है अधोगामी संप्रेषण। ठीक है, अंतरवैयक्तिक कौशल, अवाचिक संप्रेषण और वाचिक संप्रेषण। वैसे देखिए पराभाषा मतलब जो भाषा ना हो, भाषा मतलब जो क्या है, जो बोलने जो बोली जा रही है और या सुनी जा रही है, वो क्या है आपका, वो आपका कम्युनिकेशन है या बोली का भाग है। ठीक, लेकिन पराभाषा क्या है, जो बोली का भाग ना हो। तो सीधे सीधे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अवाचिक। देखिए अवाचिक मतलब जो क्या है, जो बोलने चालने में प्रयुक्त नहीं हो रहा है, वही तो है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन ये क्या कर रही है, ये ऐसी अशाब्दिक क्रिया है जो मौखिक शब्दों के समझने में सहायता करती है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात दोस्तों। इसके उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण में दोस्तों आप देखिए बोलने का लहजा है, उच्चारण है, आवाज का उतार चढ़ाव है, ये सब आपका अवाचिक संप्रेषण है। ठीक है, तो एकदम आराम से देखिए बन गया, एकदम आराम से बन गया। पैरा लैंग्वेज मतलब जो क्या है, जो वाचिक ना। ठीक, क्लियर। चलिए इसके बाद दोस्तों तीसरा, समस्या समाधान में कोहलर के द्वारा किस प्रकार की समस्या का प्रयोग किया गया। तो कोहलर के बारे में हम जानते नहीं है, सपोज करिए इसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, नहीं बन पाएगा। ईमानदारी से जैसे एक स्टूडेंट पेपर सॉल्व कर रहा है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है। मतलब अनौपचारिक का प्रकार नहीं है मतलब क्या है, औपचारिक है। क्या है, अनौपचारिक का प्रकार नहीं है, तो नहीं को गोला कर लीजिए। अब जब अनौपचारिक का प्रचार नहीं तो क्या है, औपचारिक है मतलब क्या है, ऑफिशियल है। औपचारिक है मतलब क्या है दोस्तों, ऑफिशियल है।
अब जब ऑफिशियल है तो यहाँ पर देखिए गपशप ऑफिशियल नहीं है, संभाव्यता पॉसिबिलिटी ऑफिशियल नहीं है, समूह यह भी ऑफिशियल नहीं है, सर्कुलर या परिपत्र एकदम ऑफिशियल है। ठीक है, और हम लोग मेंस में देखते भी हैं, पीसीएसआरओ में हम लोग पीसीएसआरओ में मेंस में देखते भी हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में पढ़ाई भी करते हैं, मुख्य परीक्षा में पूछा भी जाता है, मुख्य परीक्षा में दोस्तों पूछा भी जाता है। क्लियर, तो ऑफिशियल। ठीक है, तो सर्कुलर या पत्र एकदम सही, तो ये भी प्रश्न बन गया। देखिए कितनी आसानी से प्रश्न देखिए बन रहा है। ठीक है, अब आगमनात्मक तर्क आधारित है, किस पर आधारित है दोस्तों, तो ये हमें पता ही नहीं, सपोज करिए नहीं पता तो क्रॉस कर दिया मैंने। ठीक है, क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब एल्गोरिथम एक प्रकार है, एल्गोरिथम एक प्रकार है यांत्रिक समाधान का, व्यावहारिक नियम का। ठीक है, व्यावहारिक नियम का, साधन साध्य विश्लेषण और स्वतः सोच। तो मैंने देखिए आपको बताया था दोस्तों, एल्गोरिथम क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। एल्गोरिथम क्या है दोस्तों, तो एक यांत्रिक समाधान है दोस्तों, क्या है, मशीन का समाधान है, मशीन द्वारा किसी भी समस्या का समाधान निकाला जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, यांत्रिक समाधान बोलते हैं। तो एल्गोरिथम यूज होता है दोस्तों, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो विशेष रूप से आज की डेट में आपको मशीन में देखने को मिलता है, मशीन के द्वारा मैकेनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसको यूज करते हैं। तो यूट्यूब भी मैंने आपको पहले ही बताया पिछले प्रश्न में कि यूट्यूब भी एल्गोरिथम पे काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा, सेट ऑफ एल्गोरिथम है उसी पर चलता है यूट्यूब भी। क्लियर, और एकदम बेहतर तरीके से काम कर रहा है। देखिए यूट्यूब आप सब लोग जानते हैं, जिसके द्वारा हम और आप पढ़ भी रहे हैं, कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यांत्रिक समाधान एकदम बेहतर तरीके से हम लोगों ने देखा, यही एक विकल्प लग भी रहा था, और मशीन का है, मैकेनिकल है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो यही हमें मिल गया। ये आपका प्रश्न ये भी आपसे बन गया दोस्तों। क्लियर, समझ में आई बात। देखिए कितनी आसानी से प्रश्न बन रहा है। अब देखिए अगर शांत दिमाग से देखेंगे ना तो पेपर आराम से आपका निकलेगा, कोई बहुत बड़ी बात सीसेट है ही नहीं दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखिए, आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो कि अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता है, उसे किस रूप में जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आंतरिक तनाव मतलब इंटरनल स्ट्रेस कब होता है हमें, जब हम क्या करते हैं, जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से हो। मतलब हमारा आंतरिक मूल्य कह रहा है कि हमें सूचना प्राप्त नहीं करनी चाहिए, ऐसी सूचना नहीं प्राप्त करनी चाहिए जो हमारे लिए सही ना हो, लेकिन आपको वो सूचना प्राप्त हो रही है। प्रश्न ये कह रहा है कि आपके आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना आपको प्राप्त हो रही है। ठीक है, मतलब क्या है, सपोज करिए आपका आंतरिक मूल्य क्या है, आंतरिक मूल्य है कि आप ईमानदार हैं, लेकिन आपके सामने क्या हो रहा है, आपको भ्रष्टाचार की सूचना मिल रही है। ठीक है, तो अब आप एसडीएम है, सपोज करिए एक प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासनिक पद पर बने हैं, तो आपके अंदर क्या होगा, आपके अंदर तनाव आएगा, इंटरनल स्ट्रेस आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये राजनीतिक विसंगति है, ये पर्यावरणीय विसंगति है, सामाजिक विसंगति है, ये संज्ञानात्मक है। अब संज्ञानात्मक मतलब कि आपके संज्ञान में चीज ये चीज है, संज्ञान में ये सूचना है, आपके संज्ञान मतलब नॉलेज में, संज्ञान मतलब होना, मतलब नॉलेज में होना या नॉलेज में आना। ठीक है, तो आपके नॉलेज में तो है, तो यही आपका ऑप्शन हो गया, एकदम सही हो गया। देखिए प्रश्न को बढ़िया से समझेंगे तो आराम से प्रश्न बनेगा। ये भी प्रश्न देखिए आपके आराम से बन गया, आपको कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, संप्रेषण के लिए यदि कोई प्रयोज्य किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहते हैं। मतलब मेंटल क्या है, मेंटल फ्रेम जो है, जो उसका क्या है, दिमागी क्या है, दिमागी एक हर व्यक्ति का क्या होता है, एक सिस्टम होता है, मेंटल उसका होता है, सिस्टम होता है, वो उसी तरीके से क्या करता है, अपने पूर्व अनुभव, जैसे सपोज करिए क्या है, आपने क्या किया, आपने आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, अब प्रॉफिट एंड लॉस आपने पढ़ा है दोस्तों, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पता है कि दूध में जितना पानी मिलाया जाएगा उतना दूध वाले का लाभ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका पूर्व अनुभव है। ठीक, ये होता है। अब इसी पूर्व अनुभव को आप क्या करेंगे, किसी समस्या के समाधान में करने आधार बनाने का प्रयास करेंगे तो इसे क्या कहेंगे, किसी समस्या के समाधान में आधार बनाने का प्रयास करेंगे तो क्या कहेंगे इसे। ऑप्शन देखा जाए क्या है, मानसिक विन्यास, इनमें से कोई नहीं, और दो ऑप्शन और कौन सा है दोस्तों, अंतरण प्रभाव और पुष्टिकरण पक्षपात। तो देखिए सीधी सीधी बात है, ये क्या है, पूर्व अनुभव का मतलब क्या है, आपका मेंटल फ्रेम ऐसा बन चुका है, आपका मेंटल फ्रेम बन चुका है क्या, कि आपके मेंटल फ्रेम में ये है कि दूध वाला क्या करता है, पानी मिलाता है, और दूध में जितना पानी मिलाएगा उतना उसका शुद्ध मुनाफा। ठीक है, तो एक मेंटल सेट आपका है, और इस मेंटल सेट के आधार पर आप क्या कर रहे हैं, दूध वाले को पानी मिलाने से रोक सकते हैं, या अन्य लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं कि दूध वाला पानी मिलाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपने पढ़ा है दोस्तों कि जितना पानी मिलाया जाएगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, उसका लाभ हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो आप उस मेंटल सेट के आधार पर क्या कर रहे हैं, समस्या का समाधान निकाल रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, मानसिक विन्यास कहते हैं।
समझ में आ गई बात ना? सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताइए। देखिए चुटकियों में आपसे प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं दोस्तों। अब प्रकार्यात्मक स्थिरता समस्या समाधान प्रक्रम में क्या करती है? यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर प्रकार्यात्मक मतलब ये इस समय क्या करिएगा, इंग्लिश देखिएगा, इंग्लिश सेट देखिएगा, फंक्शनल फिक्स्डनेस, फंक्शनल फिक्स्डनेस, ठीक है, फंक्शनल फिक्स्डनेस। देखिए कभी भी याद रखिएगा किसी भी संस्था में ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप क्या है मेंटली क्या है, या तो मेंटल आपका सेट जो है, आपका एक मेंटल सेट होता है समस्या को लेकर, प्रॉब्लम को लेकर, ठीक है। अब आपको क्या है कहा गया कि समस्या समाधान आपको करना है, ठीक है। तो बाधा क्या उत्पन्न कर सकता है? प्रकार्यात्मक स्थिरता स्थिरता क्या उत्पन्न करेगी? सहायता उत्पन्न करेगी कि बाधा उत्पन्न करेगी? थोड़ा सोचिए इस प्रश्न को। सहायता, आंशिक सहायता, बाधा या कोई प्रभाव नहीं। देखिए स्थिरता कभी भी याद रखिएगा, स्थिरता कभी भी आपको सहायता प्रदान नहीं कर सकती, स्थिरता कभी भी सहायता प्रदान नहीं कर सकती दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन तो आपके गलत होगा। अब या तो बाधा करेगी या तो कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन स्थिरता है मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप किसी चीज या परिस्थिति के सामान्य फंक्शन पर स्थिर हो जाने के कारण समस्या को हल करने में विफल हो जा रहे हैं। मतलब क्या है, कोई मशीन क्या है, कोई मशीन है उसमें 2 आर्म है, लेकिन आपको क्या है कार बनाने के लिए आपको 4 आर्म वाली रोबोट की मशीन चाहिए। अब 4 आर्म वाली रोबोट की मशीन चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, तभी आप कार को असेंबली लाइन में बढ़िया से बना पाएंगे। तो इस समय क्या है, आप विवश हैं, आपके पास क्या है, आपके पास आपकी मेंटल सेट यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे फंक्शन में प्रॉब्लम है, रोबोट के फंक्शन में प्रॉब्लम है। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल फिक्सनेस बोलते हैं। समझ में आ गई बात? सपोज करिए टफ है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं हो पाएगा, छोड़ दीजिए। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कथन है कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तर्क एक क्या कह रहा है, हाँ कॉलेज के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, हाँ कॉलेज राजनीतिक दलों के लिए जंग का मैदान बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको क्या चूज करना है, कौन सा तर्क आपका सही है, कौन सा तर्क आपका सही है कि कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। क्योंकि ज्यादा सही कौन सा है वो आपको देखना है, या दोनों सही है, कौन सा ज्यादा सही है आपको बताइए। तो कॉलेज के छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, बात सही है, ठीक है, बात सही है, इससे बच्चे का भविष्य बेहतर होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि राजनीतिक दलों के लिए जंग का मैदान ये बनते जा रहे हैं जो आपके कॉलेज के इलेक्शन है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए क्या है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से तर्क 2 आपका क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। और देखिए आपसे पूछा क्या है, कौन सा प्रबल है, प्रबल पूछा ना, तो प्रबल तो एक ही है ना दोस्तों, प्रबल तो आपका एक ही है। देखिए इधर देखिए, आपसे पूछा प्रबल कौन सा है, तो प्रबल तो आपका तर्क 2 ही है। एकदम सही बन गया ना? प्रश्न बना कि नहीं बना, जल्दी से बताइएगा। जो बच्चे देख रहे हैं सीसैट, उनके लिए इस वीडियो के बाद समस्या नहीं रहेगी, ये मैं एश्योर करता हूँ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अगला, निम्नांकित में से कौन सा समस्यात्मक कार्य पशु प्रयोज्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? तो ये तो टफ ही है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सारे प्रश्नों को देखिए सॉल्व ही नहीं करना है इसमें, ये बात नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर 2 कथन है और एक कथन है कारण का क्वेश्चन है। देखिए कथन कारण जीएस में हम लोग करते ही हैं। मौखिक संचार एक उपयोगी संचार का माध्यम है, एक उपयोगी संचार का माध्यम है, ये बात आपकी दोस्तों क्या है, एकदम सही है, एकदम सही है। उपयोगी संचार है, मौखिक वर्बल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, हम और आप बात करें आपस में, एक क्या है, उपयोगी संचार है, बिल्कुल सही है। क्योंकि समस्या सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। क्योंकि मौखिक संचार में क्या कहा गया है इसका प्रमाण नहीं रहता, ये बात भी सही है दोस्तों, ठीक है। मौखिक संचार में क्या कहा गया है ये बात का प्रमाण नहीं होता, बात सही है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे, उस लिखित रूप में नहीं है, वो लिखित रूप में नहीं तो प्रमाण नहीं। प्रमाण वही होता है जो आपका क्या होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है, ठीक है, जो लिखित होता है, ठीक है। तो दोनों कथन अपने आप में एकदम सही, कथन भी सही है, कारण भी सही है। अब व्याख्या सही कर रहा है कि नहीं ये बताइए। अब देखिए उपयोगी संचार का माध्यम क्यों है, क्योंकि सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, इंटरेक्शन होता है, ठीक है, नॉलेज शेयरिंग होती है। और यहाँ पे वो चीज नहीं दी है कारण में, यहाँ पे क्या कहा गया कि इसका प्रमाण नहीं रहता, यहाँ पे इसकी कमियां बताई गई हैं। ये कथन अपने आप में सही तो है, लेकिन ये कमी है दोस्तों, कमी है। इसका फायदा मतलब यहाँ पे इसकी ये व्याख्या नहीं कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो अपने आप में तो दोनों कथन सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी आपका हो जाएगा। दोनों कथन अपने आप में सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। समझ में आ गई ना बात? देखिए कितना आसानी से चुटकियों में हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं इस प्रश्न को, बहुत आसानी से दोस्तों हम लोगों ने क्या किया है, देखिए यहाँ पे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। एक संभाव्य समाधान के लिए सफलता मिलने तक प्रयास करना क्या कहा जाता है?
मतलब एक पॉसिबल सोल्यूशन है, अभी आपके पास है नहीं लेकिन वो मिल सकता है। तो पॉसिबल आपके लिए क्या है, सोल्यूशन प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कब तक, अगर पॉसिबल सोल्यूशन प्राप्त करने के लिए जब तक आपको सफलता नहीं मिलती तब तक आपको प्रयास करना चाहिए, ये क्या कहलाता है दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया, ट्राई किया, लेकिन आप फेल, उसमें त्रुटि आ गई, ठीक है, आप फेल हो गए, फिर आपने ट्राई किया, फिर आप फेल हो गए, तो क्या हो गया, ट्राई एंड एरर। ट्राई एंड एरर क्या बोलते हैं इसको, इसको दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ट्रायल एंड एरर। आप एक एक सोल्यूशन लेकर आए लेकिन उससे काम नहीं हुआ, उसमें एरर आ गया, फिर आपने क्या किया, फिर आपने दूसरा सोल्यूशन लेके आए, वो भी काम नहीं किया, फिर तीसरा ले जाए, अंततः आप सफल हो ही जाएंगे जब तक आप प्रयास करते रहेंगे। तो देखिए, प्रयास जहां पर भी मिले ऐसे ऐसे समस्या में, ऐसे क्वेश्चन में, तो वही आपका सही विकल्प होता है, ठीक है, याद रखिएगा, अंत तक प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी, यही तो कंपटीशन का रूल भी है ना, ठीक है। चलिए, बहुत आराम से बन गया। संचार प्रक्रिया के निम्नलिखित तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित करिए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए, संचार कहां से शुरू होता है, स्रोत से शुरू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका एक आ गया, इसके बाद स्रोत के बाद दोस्तों आप क्या, स्रोत क्या करेगा, संदेश देगा, ठीक है। तो संदेश क्या है, तो संदेश ये है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या करेगा, इसके बाद दोस्तों जब संदेश देगा तो उसके बाद दोस्तों संदेश जाएगा किससे, तो उसके लिए मीडियम चाहिए, उसके लिए मीडियम चाहिए, तो माध्यम आपका 2 नंबर पे है। तो 142, अब 142 कहां पर है, तो 142 यहाँ पर है दोस्तों, 142 यहाँ पर है, तो इसी से आपका काम हो जाएगा दोस्तों। अब आगे आपको जाने की जरूरत नहीं, आगे जाने की जरूरत ही नहीं, इसी से काम हो जाएगा। देखिए कितनी चुटकियों में आसानी से, देखिए शांत दिमाग से आप सीसैट के प्रश्नों को सॉल्व कर ले रहे हैं। संप्रेषण की टफ सेट जो बहुत टफ लगता है, छात्रों में इसका बहुत भय रहता है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचा दीजिए। निम्नलिखित में से कौन श्रवण का तत्व नहीं है, प्रतिक्रिया करना, संवेदन, मूल्यांकन, ठीक है, रिएक्शन, आपका संवेदन, मूल्यांकन मतलब इवेल्युएशन, और अनुनय, अनुनय मतलब होता है रिक्वेस्ट दोस्तों। अनुनय मतलब क्या होता है, अनुनय विनय आपने सुना होगा, हिंदी में पढ़े होंगे, तो ये होता है दोस्तों रिक्वेस्ट। अनुनय मतलब क्या होता है, एक प्रकार की आपकी रिक्वेस्ट हो गई। तो ये दोस्तों क्या है, ये आपका श्रवण, ये लिसनिंग का तत्व नहीं है दोस्तों, ये आपका श्रवण का तत्व तो कतई नहीं है। तो ये तो सिंपल आपको दिख रहा है दोस्तों, एकदम इजी सा क्वेश्चन था, वो आप सब लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। आ जाइए इधर, इनमें से कौन सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति को अपने से उच्च अधिकारी या अपने अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देने की प्रेरणा देता है। देखिए, जब भी आप ऑफिस में, सपोज करिए आप एसडीएम हैं, ठीक है, और डीएम को आपको क्या करना है, या आपको गोपनीय सूचना देनी है, ठीक है, या डीएम आप है और आपको एसडीएम को क्या करना है, गोपनीय या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देनी है, तो आप क्या करेंगे, आपके लिए कौन सा विकल्प ठीक होगा, समूह की श्रृंखला को फॉलो करेंगे, गपशप श्रृंखला को फॉलो करेंगे, कि चक्र श्रृंखला को फॉलो करेंगे, कि एकल श्रृंखला को फॉलो करेंगे। तो ये श्रृंखला बन कैसी रही है, 1 to 1 बन रही है ना, तो एकल श्रृंखला ही तो बन रही है, तो यही आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है। ऐसे देखिए चुटकियों में प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। ये जीएस पेपर 4 का दोस्तों क्या है, जीएस पेपर 4 मेंस में जिसने पढ़ा है पीसीएस में, आराम से, जो हम लोग मेंस वाले बैच में पढ़ते हैं दोस्तों, हमारे ऐप पर प्री कम मेंस का बैच भी अवेलेबल है, आप लोग चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, और उसमें हम लोग जीएस पेपर 4 में इसको देखते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बढ़िया टूल है दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे सीधे सीधे आंसर मिल गया डी, ठीक। निम्नलिखित में से कौन संचार में एक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है, नहीं को गोला कर लीजिए, तो मेंटल आपका हिंड्रेंस कौन सा नहीं है, तो जो है उसको पहले तो क्रॉस कर देते हैं, समय से पूर्व मूल्यांकन कर लिया, तो ये तो बाधा है, ये तो बाधा है दोस्तों, ठीक है। अनावधान, ये भी बाधा है। संचार में अविश्वास है, तो ये भी बाधा है दोस्तों। तो शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश जो है, ये बाधा नहीं है दोस्तों, ये आपका शारीरिक रूप से जो व्यक्त संदेश है, मतलब पहले के राजा क्या करते थे, अपने दूध को भेजते थे, या जो भारत की क्या है, भारत के एम्बेसडर्स हैं जो दूसरे देशों में जाते हैं, आईएफएस ऑफिसर्स, फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी जो होते हैं, ठीक है। तो फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी जो हैं, जो दूसरे देश में बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो मान लीजिए यूएसए के हेड ऑफ स्टेट को क्या कर रहे हैं, या यूएसए के कैबिनेट मंत्री से मिलते हैं भारत की सरकार के बिहाफ पे, तो क्या कर रहे हैं कि शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश वो दे रहे हैं, शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश वो दे रहे हैं, कि मान लीजिए किसी द्विपक्षीय समझौते को लेकर क्या है, वो संदेश भारत सरकार की ओर से पहुंचा रहे हैं। तो जब वो स्वतः जाके, जब आप पर्सनली जाके मिलेंगे और संदेश पहुंचाएंगे, तो क्या कहलाएगा, शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश, जब भारत के एम्बेसडर यूएसए के कैबिनेट मंत्री से मिलेंगे। समझ में आ रही बात दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका मनोवैज्ञानिक बाधा कभी हो ही नहीं सकता दोस्तों, ये कभी बाधा हो ही नहीं सकता, ये आपका एकदम क्लियर है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। देखा था कितना बढ़िया से आराम से प्रश्न बन रहा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को किस रूप में जानते हैं, हस्तक्षेप, अनुनय, असंकेतीकरण या संकेतीकरण।
सीधी सीधी बात है, देखिए हम कर क्या रहे हैं, हम दो एक शब्द आपने सुना होगा दोस्तों कंप्यूटर में, इनकोडिंग और डिकोडिंग। आपने सुना होगा इनकोडिंग डिकोडिंग। तो जब हम क्या करते हैं दोस्तों, जब हम विचारों को संदेश में डालते हैं तो इनकोडिंग कहते हैं। जब हम संदेश से विचारों को निकालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डीकोड करते हैं। आपने भी सुना होगा डीकोड कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को डीकोड कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है उसको निकाल रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, सूचना को निकाल रहे हैं तो डीकोडिंग। अब सूचना को क्या कर रहे हैं या विचार को डाल रहे हैं तो क्या करेंगे, इनकोडिंग कहेंगे। इनकोडिंग मतलब क्या होता है, संदेशीकरण, संकेतीकरण। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, संकेतीकरण। कितनी आसानी से देखिए बन गया चुटकियों में। नेक्स्ट अब कथन करने का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर संचार की स्पष्टता प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एडिक्वेसी पर्याप्तता और टाइमिंग समय निर्धारण प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। तो नहीं तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है गलत है आवश्यक, क्योंकि पर्याप्तता और टाइमिंग बहुत आवश्यक है प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए। ठीक है, तो ये गलत है, तो एक सही आर गलत, तो ए सही आर गलत में बी आपका राइट आंसर हो गया। देखिए कितनी आसानी से दोस्तों प्रश्न आपसे बन रहे हैं, अब आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, अब किसने कहा निर्णय व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन और उनमें से चयन करना है, तो ये नहीं आता हमें, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं। नहीं सारे थोड़ी ना सही करना है, सारे थोड़ी ना सही करने हैं दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट, अंतर वैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतरक्रिया का एक भाग है, यह उत्तर जीविता हेतु आवश्यक है। सपोज करिए ये भी डिफिकल्ट है, इसको भी छोड़ देते हैं। देखिए ज्यादा परेशानी नहीं होना है, उसके बाद भी आप सब लोग पास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनिए जो अफवाह को सुलझाने का तरीका ना हो। ठीक है, जो अफवाह को सुलझाने का तरीका ना हो, मतलब जो तरीका है उसको क्या करना है, पहले काट देना है। ठीक है, तो देखिए अफवाह को सुलझाने का तरीका क्या नहीं हो सकता, पहली चीज समुदाय के नेताओं से तथ्य छिपाना। अगर तथ्य छिपा रहे हैं दोस्तों तो अफवाह का सुलझाने का तरीका तो ये नहीं है, तो निश्चित रूप से यही आपका आंसर हो गया, आगे देखना ही नहीं है। अगर आप नेताओं से, समुदाय के नेताओं से तथ्य छिपाने लगे तो अफवाह को सुलझाने का तरीका ही नहीं है। तो यही एकदम सिंपल आपको दिख रहा है, आपको समझ में भी आ रहा दोस्तों, यही ऑप्शन होगा, आगे आपको देखना ही नहीं है। ठीक है, आगे देखने की नीड ही नहीं है। समस्या समाधान की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी एक विधि सफलता पाने की गारंटी देती है दोस्तों। ठीक है, तो कौन सी देती है, स्वतः शोध, गारंटी, हम सेल्फ रिसर्च कर रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं कि हमें सॉल्यूशन मिलेगा ही। योजना विधि, प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग करके काम कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम प्लान कर रहे हैं एक साल में हम एग्जाम निकाल लेंगे, जरूरी नहीं है कि हम निकाल पाए, ऐसा भी नहीं है। पश्चिगामी विधि, ठीक है, पश्चिगामी विधि, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब पूर्व अनुभव या पूर्व पैटर्न का हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उस आधार पे हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो भी श्योर शॉट नहीं है कि मान लीजिए क्या पैटर्न चेंज हो गया, मान लीजिए प्रॉब्लम नहीं आ गई, ठीक है, जैसे आरओ में हुआ, आरओ में पैटर्न ही पूरा चेंज कर दिया, तो क्या है, जरूरी नहीं कि हम सफल हो ही पाएंगे। लेकिन क्या है, एल्गोरिथम विधि क्या है, ये एक मैकेनिकल इंस्ट्रक्शन है, ये सेट ऑफ मैकेनिकल इंस्ट्रक्शन है दोस्तों। और ये क्या होता है दोस्तों, ये सीधे सीधे याद रखिएगा, ये सफलता पाने की गारंटी देता है। क्यों, क्योंकि एक सीमित संख्या में किसी प्रश्न का उत्तर या किसी समस्या का समाधान क्या होता है, उत्पन्न करता है। सपोज करिए क्या है कि यूट्यूब पर ही मान लीजिए किसी एक चैनल ने वीडियो अपलोड किया, ठीक है, वीडियो अपलोड किया, सेम वीडियो को डाउनलोड करके दूसरे चैनल ने भी अपलोड कर दिया। अब यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, वो तुरंत क्या करेगा, उसकी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसमें फीड है, वो क्या करेगा, जो जिस ओरिजिनल चैनल का जो वीडियो है उसके पास सूचना आ जाएगी कि आपका ये वीडियो इस चैनल पर क्या है, अपलोडेड है, आप चाहें तो उसको स्ट्राइक कर सकते हैं और उससे बोल सकते हैं कि आप क्या करिए, प्रॉफिट शेयरिंग दीजिए या तो वीडियो को रिमूव करिए। ठीक है, तो एकदम सेट ऑफ एल्गोरिथम है, इसमें कहीं गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती दोस्तों। तो क्या कहते हैं, एल्गोरिथम विधि कहलाती है। मान लीजिए टफ है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि क्या इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। सम व्यवहार विश्लेषण सिद्धांत को मूलतः किसने विकसित किया, नहीं पता, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देख लेते हैं कितने प्रश्न हमारे सही हुए दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं कितने प्रश्न हमारे सही हुए। काउंट करिएगा, सभी लोग काउंट करिएगा, जो छोड़ दिया उसको नहीं काउंट करना है, जो छोड़ दिया उसको नहीं काउंट करना है दोस्तों। ठीक है, जो छोड़ दिया उसको काउंट ही नहीं करना है, और जो नहीं छोड़ा है उसी को, इसको भी छोड़ दिया है। ठीक है, इसको भी छोड़ दिया है, एक ये है 91, जोड़ते जाइए, एक हो गया दोस्तों, टोटल 25 है, मैंने आपको इनिशियली बता दिया था। ठीक है, ये भी छोड़ दिया मैंने 86 भी, ये भी छोड़ दिया 85 भी। ठीक है, दो, तीन, तीन प्रश्न हो गए। ठीक है, काउंट कर रहा हूं एकदम जैसे जैसे आप लोग करते हैं, 4 और 5,
5 हो गए दोस्तों। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट 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 6, ठीक है, 7, 8, 8 प्रश्न आपके हो गए। देखिए आराम से आप लोग 15 प्रश्न से कम नहीं सॉल्व करेंगे दोस्तों, कम से कम 15, ये मैं लिखित दे रहा हूं आप लोगों को। 9, ठीक है, 9 प्रश्न हो गए। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इसको छोड़ दिया है, ठीक है, इसको छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, जो टफ इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। 10, ठीक है, ये भी हम लोगों ने सही किया था, ये भी हम लोगों ने सही किया था दोस्तों। 10 पे आगे बढ़ जाते हैं, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं दोस्तों। फिर 11, ये भी हम लोगों ने सही किया था, ठीक है, मेंटल सेट वाला। 11 हो गया दोस्तों, ठीक है, इसको काट दीजिए, ठीक है, इसको काट दीजिए, टफ था। और ये 12, 12 हम लोगों ने 12 प्रश्न सही कर लिए, ठीक है। इसके बाद एल्गोरिथम सेट ऑफ स्ट्रक्चर बताया था, 13 प्रश्न सही हो गए दोस्तों, ठीक है, ये छोड़ दिया, गलत है। 14, ठीक है, सर्कुलर वाला याद करिए, ठीक है, इसको भी छोड़ दीजिए, कोलर के बारे में नहीं पता। फिर आपका अवाचिक 15 प्रश्न, ठीक है, 15 प्रश्न। देखिए 15 आप लोग आराम से 25 में से 15 अभी तक कर लिए हैं, 25 में से 15 कर लिए हैं, ये 16। अब 16 प्रश्न देखिए आपके टोटल सही है, कितने सही हैं? तो टोटल आपके 16 प्रश्न सही हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और 16 प्रश्न दोस्तों अगर आप लोगों ने 25 में से क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए, तो कोई ताकत दोस्तों आपको सिलेक्शन से रोक नहीं पाएगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कितने प्रश्न, 25 प्रश्न, 25 में से 16 आपके क्या है टोटल डिट्टो सही है, आराम से। मैं कह रहा हूँ 16 भी नहीं, अगर आप लोग दोस्तों 10 से 12 भी प्राप्त कर लेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से यहाँ पर 10 भी ले लिया, 15 इधर ले लिया, 25, 5 इंग्लिश में ले लिया, 30, ठीक है, मैथ्स में 5 ले लिया, 35, और 15 रीजनिंग में ले लिया, टोटल 50 क्वेश्चन। मान लीजिए 5 गलत हुआ, 2 नेगेटिव हटा दीजिए, 7 गलत हो गया, तो कितना हो गया दोस्तों, 43 क्वेश्चन पे आप सभी लोग हैं और आप लोग सी सेट क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इस एक वीडियो से दोस्तों सी सेट का पेपर आप क्वालिफाई कर लेंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो दोस्तों संप्रेषण के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए किसी भी स्टूडेंट को जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इस अंतिम दिनों में आप सी सेट क्लियर कर सकते हैं। इस संप्रेषण के प्रश्नों को कैसे अप्रोच करना है ये मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जीएस के लिए दोस्तों आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, सिलेक्शन वाली टेस्ट सीरीज। आप इसको लेकर 10 फुल लेंथ टेस्ट में दिए हैं, एकदम पीसीएस के स्तर पर आप बनाए गए हैं, 349 में मात्र अवेलेबल है। और प्रगति बैच जो सिलेक्शन का दूसरा नाम है दोस्तों, यहाँ पर पढ़ के आप मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल, एनवायरमेंट और करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करके 2x की स्पीड पर लगा के वीडियो को देख के आप लोग सब लोग बढ़िया प्रिपरेशन कर सकते हैं, कंसेप्ट की क्लैरिटी भी प्राप्त कर सकते हैं, इन डेप्थ नॉलेज भी ले सकते हैं। और आप इस बैच में याद रखिएगा दोस्तों, आपको सारे के सारे वीडियो नोट्स भी मिल जाएगी जिससे आप रिवाइज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन।